हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग का एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस और 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या पहला कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी, है ना। यानी जो मेजनी का संबंध था कार्बोनरी नामक संगठन से था। ठीक है, मेजनी के बारे में यहाँ पर दो काम याद रखिएगा कि इन्होंने यंग इटली की स्थापना किया था, यंग इटली की स्थापना किया था और यंग यूरोप की स्थापना किया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, और क्या किए थे, तो और इटली के एकीकरण में सहायता किए थे, है ना, इटली के एकीकरण में सहायता किए थे, है ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, तो 2 कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट, है ना। यानी रूस के राजा को ही बोलते हैं रूस का जार, है ना। यानी जार का मतलब याद रखिएगा, राजा होता क्या होता है, राजा, लेकिन कहाँ का राजा, तो रूस का राजा। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 कहता है कि हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक, है ना। यानी जो हुआ हाओ आंदोलन था यह धार्मिक प्रकृति का था, है ना। ठीक है, अब बढ़ते आगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। यानी भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में, है ना। ठीक है, और पूछेगा खलीफा के पद को समाप्त कब किया गया, तो 1924 ईस्वी में खलीफा को पद को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ, 1924 ईस्वी में। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, है ना। यानी भारत में जो पहला जूट मिल स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में। कब किया गया था, तो 1917 ईस्वी में, याद रखेगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे, है ना। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। जो पूंजीपति वर्ग लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके द्वारा किनका शोषण किया जाता है, तो श्रमिक का भी किया जाता है, मध्यम वर्ग का भी किया जाता है और कृषक वर्ग का भी किया जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर दिया हुआ वो सब होगा। ठीक है, श्रमिक वर्ग भी हो जाएगा, मध्यम वर्ग भी होगा और कृषक वर्ग भी होगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग, है ना। यानी रेशम मार्ग के द्वारा ही भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था प्राचीन समय में। ठीक है, जैसे मानते हैं भारत है, ठीक है, और यहाँ पे मानते हैं यूरोप, है ना। तो इस मार्ग के द्वारा क्या होता था, यहाँ पे व्यापार होता था, जिसे बोला जाता था रेशम मार्ग, है ना। यानी प्राचीन समय में यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था वह रेशम मार्ग के द्वारा होता था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइबिल, है ना। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी, है ना। ठीक है, और पूछिएगा गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का। कहाँ का, जर्मनी का रहने वाला था। और इन्होंने ही क्या किया था, छापा खाना का आविष्कार किया था। किसका, छापा खाना का आविष्कार किया था। ठीक है, इनके पास एक तेल पेरने वाला मशीन था, तेल पेरने वाला मशीन था, उनसे प्रेरित होकर के और उनको देख कर, मतलब तेल पेरने वाले मशीन को देख कर इन्होंने छापा खाना का आविष्कार कर दिया था, है ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, तो 9 कहता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी को, है ना। यानी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक की छपाई की थी जिसका नाम था यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो महात्मा गांधी। एक और था हरिजन पत्रिका, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो महात्मा गांधी जी ने किया। ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10
10 क्या कहता है? 10 कहता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कौन सा जो सामाजिक वर्ग थे वह बुद्धिजीवी वर्ग यानी बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में सामने उभर के आए? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग, है ना। यानी मध्यम वर्ग के लोग ही सामने बाद में क्या हुआ कि बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आगे उभर कर आए, है ना। ठीक है, मध्यम वर्ग में कौन शामिल होते हैं? तो इंजीनियर वगैरह होते हैं, ठीक है, इंजीनियर होते हैं, है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब चीज़ होते हैं, ठीक, ये सब होते हैं ना। ठीक है, मध्यम वर्ग मतलब किसको कहा गया? तो देखिए जो ज़्यादा ना गरीब है ना ज़्यादा अमीर है उसे बोला गया मध्यम वर्ग, है ना, यानी बीच वाले। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी ने, है ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 12, है ना। 12 क्या कहता है? तो 12 कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर के शासक थे, है ना। यानी जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के शासक थे। ठीक है, और ये जो थे हैदर अली के बेटा थे, किसका थे? हैदर अली के पुत्र थे, है ना। ठीक है, और टीपू सुल्तान ने भारत में एक दल बना था, ठीक है, जिसका नाम था जैकोबिन दल। ठीक है, और जो जैकोबिन दल की स्थापना किए थे या फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर किए थे, है ना। तो एग्जाम में आता है कभी कभी कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत में किसने जैकोबिन दल की स्थापना किया था? तो आपका सही जवाब होगा टीपू सुल्तान, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में, है ना। इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल ओ डायर थे उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ठीक है, और इसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गया था ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 क्या कहता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? है ना, बोल रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेडकॉफ, है ना। चार्ल्स मेडकॉफ कहते हैं, तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में इनको जाना जाता है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कहता है? तो 15 कहता है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? जो नमक कानून को तोड़े थे महात्मा गांधी, इसमें कौन से स्थान को चुने थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दांडी को, है ना। शुरुआत कहाँ से किए थे? तो साबरमती से शुरुआत किए थे और दांडी को चुने थे। दांडी जाकर के नमक कानून को भंग किए थे या तोड़े थे। कौन थे? महात्मा गांधी, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 16। 16 कहता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। ठीक है, और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 ईस्वी में, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 17। 17 कहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? 17 कहता है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। यानी जो कार्ल मार्क्स थे या दास कैपिटल नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किए और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किए। ठीक है, इसमें जो है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है ना। बाइबल कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को, है ना। दास कैपिटल नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? कार्ल मार्क्स। किसने किया था? कार्ल मार्क्स, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। ठीक है, 18 कहता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन है? किसने कहा था कि जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर
किंग, है ना। यानी मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जो मुद्रण है ईश्वर की दी हुई एक महानतम देन है ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है। तो 19 कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। यानी सिंपल सा बोल रहा है कि जो इटली और जर्मनी का एकीकरण था इसका विरोध कौन कर रहा था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया, है ना। यानी जो ऑस्ट्रिया था या इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था और इसका विरोध करता था, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। तो 20 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। यानी जर्मनी का एकीकरण जो किए थे वह प्रमुख रूप से कौन किए थे। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क, है ना। यानी बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण किए थे, परंतु मेजनी, गैरिबाल्डी और लेनिन इन तीनों ने मिलकर क्या किया था। तो सॉरी, लेनिन नहीं, मेजनी और गैरिबाल्डी ये दोनों किए थे इटली का एकीकरण। किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण, है ना। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। यानी जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है ना। यानी समाज में देखा क्या देखा गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच मतभेद किया जाता है। जो पुरुष होते हैं उन्हें सभी मतलब घूमने फिरने का भी अधिकार ज़्यादा है, पढ़ाई करने का भी अधिकार ज़्यादा है, परंतु स्त्रियों को कम दिया जाता था। ये पहले होता था, अब नहीं होता। ठीक है, अब के समय में तो जो स्त्रियाँ और पुरुष कंधे से मतलब पुरुष के विरुद्ध स्त्रियाँ कंधे से कंधे मिला करके चल रही है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है ना। यानी निम्नलिखित में से कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है ना। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एकहरी शासन व्यवस्था, है ना। जहाँ एकहरी शासन व्यवस्था होता है वह संघ राज्य नहीं है, है ना। है ना, जैसे इंग्लैंड में एकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं जो इंग्लैंड है संघ, वहाँ पे संघ राज्य व्यवस्था नहीं है, परंतु अमेरिका में है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 कहता है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक जो बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यों का। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24 कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में, है ना। ये प्रस्तावना में ही बताया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 25 कहता है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। यानी किस लोकसभा चुनाव के बाद अब जो हो गया है महिलाओं की जो भागीदारी हो गया 10% से अधिक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद से अब हो गया है महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक, है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है। 26 कहता है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में किया गया है। यानी भारत में संघ और राज्य के बीच जो अधिकारों का विभाजन किया गया है कितने सूची में किया गया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3, है ना, 3 सूची में। ठीक है, कौन कौन, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100, कितना है 100, इसमें कितना है तो 61, ठीक है, और इसमें 62, है ना, 52, कितना है 52। यानी संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी। ठीक है, परंतु मार्टिन लूथर किंग किए थे, महात्मा गांधी किए थे और टोनी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस ने क्या किए थे, रंगभेद का विरोध किए थे, परंतु जेड गुड्डी नहीं किए थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूछेगा वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
लोकतंत्र। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29। तो 29 कहता है, एक ही है, ठीक है। 29 कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनका जो चुनाव चिन्ह होता है वह किनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा, है ना। यानी निर्वाचन आयोग मतलब आयोग ही किसी भी दल का चुनाव चिन्ह का प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसे कमल छाप हो गया, ठीक है, कमल छाप है ना, किनका है, तो बीजेपी का। उसके अलावा पंजा छाप है ना, पंजा छाप, ठीक है, पंजा छाप, ठीक है, तो कांग्रेस का है ना। तो इस तरीक़ा से चुनाव चिन्ह का जो निर्धारण करता है वह निर्वाचन आयोग करता है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा समानता का अधिकार, है ना। यानी भारत के संविधान अनुच्छेद में किसके बारे में चर्चा है, तो समानता के अधिकार के बारे में, है ना। यानी भारत के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31। 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रीय दल कहने का मतलब है कि केंद्रीय दल। कौन सा दल, केंद्रीय दल। जैसे बीजेपी है तो पूरे देश के लिए लड़ती है, ठीक है, और कांग्रेस है तो पूरे देश के लिए लड़ती है। तो ये सब हो जाए, क्या हुआ, केंद्रीय दल हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ ये तो होगा भारतीय जनता दल होगा, ठीक है, बीजेपी हो जाएगा, बीजेपी है केंद्रीय दल, ठीक है। उसके बाद भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ये भी होगा, बहुजन समाज पार्टी ये भी होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल नहीं होगा। यानी RJD या केंद्रीय दल नहीं है, यानी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31, ठीक है। 31 कहता है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था। भारत में जब संविधान बना था तो इसको कब अंगीकृत किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान को अंगीकार किया गया था, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगला, ठीक है। यानी लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP, है ना, जिसका अभी जो नेता है चिराग पासवान, उन्हीं का पूछा है ना। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला है, ठीक है। अभी तो हेलीकॉप्टर है, क्या है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, लेकिन इससे पहले था बंगला, क्या था, बंगला था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 34। 34 कहता है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो आपका जवाब होगा सही क्या होगा, लोकतंत्र। क्या होगा, लोकतंत्र, है ना। यानी लोकतंत्र सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 35। तो 35 कहता है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच, है ना। यानी जो गांव का कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है ना, ठीक। आप देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 36 क्या कहता है। तो 36 कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित, है ना। जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत अधिक होगा वह कहलाता है विकसित देश, है ना। अब प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, ठीक है। 37 कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का, है ना। यानी गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 38। 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन करना, है ना। यानी मुद्रा उत्पादन कार्य नहीं है, परंतु यह विनिमय के माध्यम में मूल्य का मापक है और मूल्य संचय, है ना। यानी मुद्रा का ये सब काम है, यानी ये तीनों मुद्रा का काम है, परंतु उत्पादन करना इसका काम नहीं है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, यानी आरबीआई। ठीक है, ये क्या है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत में जितना भी कागजी नोट, क्या नोट, कागजी नोट है, ठीक, सिर्फ 1 रुपये का छोड़ करके, 1 रुपये का छोड़ करके जितना भी कागजी नोट है उसका छपाई कौन करता है? तो आरबीआई। ठीक, लेकिन जितना भी सिक्का है और 1 रुपये का नोट है, जितना भी सिक्का है और 1 रुपये का नोट है, ठीक है, इसका छपाई करता है वित्त सचिव। कौन करता है? वित्त सचिव करता है ना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 40 कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा, है ना, यानी कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी और विद्युत भी है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 41 कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? पार्ले समूह का जो थम्स अप ब्रांड था उस कंपनी को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला, है ना, यानी कोका कोला ने ही क्या किया था? पार्ले समूह को खरीद लिया था ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 42। ठीक है, 42 कहता है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया है। एशिया का पहला जो निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया है वह सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। कहाँ गया था? भारत में, है ना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 43 कहता है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में हुआ था, है ना। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 44, है ना। प्रश्न संख्या 44 कहता है कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार का लेन देन होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालिक ऋण, है ना, यानी अल्पकालीन यानी कम समय के लिए ऋण दिया जाता है। ठीक है, अल्पकालीन मतलब 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? भारत में ऋण दिया जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार में ऋण दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 45 कहता है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46 कहता है कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक मतलब कि होना आवश्यक है? यानी खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एग मार्क, है ना, यानी अगर कोई खाद्य पदार्थ हम लोग खरीदते हैं तो उसको शुद्धता की जांच करने किस मार्क का प्रयोग करते हैं? तो एग मार्क। ठीक है, और हॉल मार्क किसमें? तो सोना की शुद्धता की जांच करने के लिए, सोना की शुद्धता की जांच करने के लिए हॉल मार्क का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 47 तो 47 कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 48 कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, है ना, यानी मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 49 कहता है कि आर्थिक विकास संबंधित है ना, आर्थिक विकास संबंधित है किससे? परिणात्मक से कि परिणात्मक परिवर्तन से या फिर गुणात्मक परिवर्तन से? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। ठीक, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 50 कहता है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 ईस्वी में, है ना, यानी भारत में जो उपभोक्ता लोग हैं जो किसी वस्तु को खरीदता है, ठीक है, उसको संरक्षण देने के लिए कानून कब लागू हुआ? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1986 में, है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 51। ठीक है, 51 कहता है कि सोपानिक कृषि प्रचलित है। सोपानिक कृषि प्रचलित है किस राज्य में? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड, है ना। सोपानिक कृषि का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती। कौन सी खेती? सीढ़ीनुमा खेती। ठीक है, सीढ़ीनुमा
नुमा खेती है ना, और सीढ़ी नुमा खेती कहाँ किया जाता है, तो पहाड़ी इलाके में है ना, ठीक है। तो पहाड़ी इलाका कहाँ मिलता है, तो उत्तराखंड में, इसलिए उत्तराखंड में सुपानी कृषि प्रचलित है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 52। तो 52 कहता है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर है। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर है ना। बोला अविभाजित है, यानी कहने का मतलब जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था तब बिहार में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, है ना, यानी एकदम अच्छा नगर था जहाँ पे औद्योगिक मतलब उद्योग वगैरह था, तो कौन था, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 53। 53 कहता है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ठीक है। इसी का पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 54, ठीक। 54 कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में, है ना, ठीक है। राजगीर में, यानी जो पहाड़ पर जाने के लिए, ठीक है, मान लीजिए पहाड़ है, यहाँ पे स्थल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो लिफ्ट का प्रयोग होता था, ठीक है, इसी को बोलते हैं रज्जू मार्ग। क्या बोलते हैं, रज्जू मार्ग, या इंग्लिश में बोलते हैं रोप वे, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, तो राजगीर में, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 55। 55 कहता है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बिहार के मैदानी भाग में, है ना। उत्तर बिहार के मैदानी भाग में खनिज तेल मिलने का संभावना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 56। तो 56 कहता है कि कांवर झील स्थित है, यानी कांवर झील कहाँ स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय, है ना, ठीक है। इसी बेगूसराय में कांवर झील के आसपास हमेशा, यानी हर एक वर्ष एक मतलब प्रवासी पक्षी देखा जाता है। क्या देखा जाता है, प्रवासी पक्षी देखा जाता है, जो मतलब किसी दूसरे देश से आता है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 57। 57 कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, ठीक। यहाँ बोला संजय गांधी जैविक उद्यान, यानी कहने का मतलब पटना का जो जू सफारी, क्या है, पटना का जू सफारी यानी चिड़ियाघर, ठीक है। पटना का चिड़ियाघर का ही नाम है क्या, संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना। तो यह किस नगर में स्थित है, तो पटना में। कहाँ है, पटना में, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 58। 58 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन परंतु स्वर्णिम चतुर्भुज ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन की जगह पर यहाँ पे चतुर्भुज की जगह पे त्रिभुज होना चाहिए था, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, तब ई नहीं होगा, है ना। ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 59, ठीक है। 59 कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी पर यानी अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति है, तो इस कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 60। 60 कहता है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, पटना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पटना में सघन आबादी मिलता है बिहार में, है ना, ठीक। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 61। 61 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ना। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, ठीक है, इसकी जो मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, ठीक। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 62। 62 कहता है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 में, ठीक है। गोलघर कहाँ है, तो पटना में। कहाँ है, पटना में गांधी मैदान के आसपास, है ना, ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 63। 63 कहता है कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, यानी राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। कहाँ है, ओडिशा में राउरकेला लौह इस्पात है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 64। 64 कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है,
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा नगर है ना, यानी 12 शहर है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 65। 65 कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बोधगया में, है ना। ठीक है, बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में, है ना। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 66। 66 कहता है कि डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, है ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 67। 67 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। ठीक है ना, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 58। 58 कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग एक उपभोक्ता उद्योग है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 69। 69 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रूस के साथ है। ठीक है, इसका ट्रिक होता है बीरू 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 भीरू। ठीक है, दो बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी से बोकारो हो गया किस देश की सहायता से, तो रूस की। यहाँ पे भी से भिलाई हो गया, तो भिलाई किस देश की सहायता से, तो रूस की सहायता से। ये दोनों पूछता है इसलिए बता दें। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 70। 70 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 71। 71 कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, यह हुआ था किस लिए, तो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए 1968 ईस्वी में, है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 72। तो 72 कहता है कि बिहार राज्य है ना। बिहार राज्य कैसा है, कृषि प्रधान की, पशुपालन प्रधान है कि खनिज प्रधान है कि कृषि प्रधान है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रधान। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 73। 73 कहता है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 38, है ना। ठीक, यानी कि बिहार में 38 ज़िले हैं, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 74। 74 कहता है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, है ना। यानी फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है और भवनों को भी ज़्यादा मतलब क्षति पहुंचता है। ठीक है ना, यानी हानि होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 75। ठीक है, प्रश्न संख्या 75 कहता है कि समाचार पत्र सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। यानी सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केबल का टूटना। ठीक है, केबल क्या होता है, तो तार को बोलते हैं केबल। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे खंभा यानी पोल है, यहाँ पे से केबल गया यानी तार गया। ठीक है, तो तार अगर टूटेगा तो क्या होगा कि संचार व्यवस्था में क्या होगा, बाधक उत्पन्न होगा, टीवी नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब चलना बंद हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 76। 76 कहता है कि आग के जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। यानी जब आग से कोई जलता है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, पहला। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ठंडा पानी का डालना चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति जल गया तो उसमें क्या करना चाहिए, पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पहले गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी डालते आव मतलब जल जाएगा, और अस्पताल तो पहले पहुंचा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पहले उसको थोड़ा बहुत राहत देना होगा, तभी उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है, यानी सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए या कंबल वगैरह को लपेट देनी चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 77। 77 कहता है कि भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। यानी भूकंप जो केंद्र होता है उसके ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं,
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक केंद्र, है ना। यानी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, क्या है पृथ्वी, यहाँ पे भूकंपीय केंद्र उत्पन्न हुआ तो लंबत आएगा ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पे जो केंद्र बनता है उसे बोलते हैं अधिक केंद्र, यानी जहाँ पे सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव होता है उसे बोलते हैं अधिक केंद्र, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 78। 78 कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार, ठीक है। उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से प्रभावित है, दक्षिणी बिहार, ठीक है। परंतु उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 79, ठीक है। 79 कहता है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना। यानी स्थानिक प्रशासन को भी आगे आना चाहिए आपदा प्रबंधन करने के लिए। स्वयंसेवी संगठन को भी आगे आना चाहिए और गांव तथा मोहल्ले के लोगों को भी आगे आना चाहिए आपदा प्रबंधन के समय, ठीक है ना। यानी आपदा जब आए तो सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, सभी को जान बचाने के लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 80। 80 कहता है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के समय किया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप, है ना। यानी भूकंप के समय जब जो लोग मलबे के नीचे दब जाता है उसको पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।